भारत के बड़े इलाके में मौसम ने करवट ली तो आसमान से बूंदे इस तरह गिरी जैसे मॉनसून में भी नहीं दिखा था। कुछ ही घंटे में दिल्ली और इसके आसपास जलभराव की नौबत आ गई। गर्मी और उमस से निजात दिलाने वाली इस बारिश ने दिल दरिया तो किया ही, साथ ही कई शहरों को भी तालाब में बदल दिया। आसमान पर मंडराते बादल जब बरसे तो देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में जमकर बरसे। इतना कि कुछ ही देर में नगर निगम सहित दूसरी एजेंसियों की पोल खुल गई और राजधानी लबालब नजर आने लगी। फिर तो आम और खास दोनों इलाकों का फर्क मिट गया। यकीन न हो तो देश के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली एम्स के पास की इन तस्वीरों को देखिए। जिस जगह हर वक्त सायरन बजाकर गुजरती एम्बुलेंस नजर आती थी, वही सड़क नदी जैसी दिखने लगी और पानी का बहाव ऐसा मानो वो अपने साथ उन बाइकों को भी बहा ले जाए जिसे छोड़कर लोग पानी से बचने के लिए कहीं दुबके थे। जल भराव की स्थिति है एम्स के पास। एम्स फ्लाईओवर की स्थिति अक्सर बारिश में हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से 4 सड़कें आज इससे प्रभावित दिख रही है। एम्स की तरफ आने वाली आईएनए से जो यहाँ से रूट डाइवर्ट होता है, दूसरी तरफ की तस्वीरें भी ऐसी हैं जो एम्स से आईएनए की तरफ जाती है, तो हर जगह पानी ही भरा हुआ है। यही नहीं, मरीज को लेकर अस्पताल जा रही एम्बुलेंस भी फंस गई तो उसे वक्त रहते अस्पताल पहुंचाने के लिए धक्का देने की नौबत आ गई। दिल्ली में केवल यहीं घुटनों तक पानी नजर नहीं आया, कुछ ऐसी ही तस्वीर आईटीओ से भी आई, जिसके 1.5 किलोमीटर के दायरे में राज्य और केंद्र में राज करने वाली पार्टियों का दफ्तर है। दिल्ली के सबसे व्यस्त चौराहों में से एक आईटीओ पर लोग परेशान दिखे, खासकर वो जिन्हें तय वक्त पर दफ्तर पहुंचना था। ये देखिए, ये दफ्तरों के सामने की ये जगह है। यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से जो रास्ता है, आम रास्ता भी, वो भी इस वक्त तालाब बन चुका है। ये देखिए बैरिकेड जो है वो पानी में डूबे हुए हैं। मुझे जाना था इधर बदरपुर बॉर्डर के पास, कापासक्का बॉर्डर के पास, तो 2 घंटे हो गए, कोई बस का समाधान है ही नहीं। कुछ यही हाल पास के ही भैरव मार्ग का दिखा, जहां सड़क पर जमा पानी की वजह से कुछ गाड़ियां बंद हो गईं और फिर उन्हें बाहर निकालने के लिए धक्के देने का सिलसिला शुरू हो गया। दिल्ली में आसमान से 2 बूंदें गिरती नहीं कि धौला कुआं जैसे इलाकों में जल भराव और फर्राटा भरने वाली गाड़ियों का सुस्त पड़ना आम है। इस बार भी धौला कुआं से ऐसी ही तस्वीरें आईं। मूसलाधार बारिश की वजह से सुबह करीब 10 बजे ही शाम जैसा अंधेरा हो गया। कुछ ही देर की बारिश में साकेत से लेकर कई इलाकों में सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की बत्तियां जल पड़ी और हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली सड़क तो तालाब जैसी बन गई, जिसका असर वहां से गुजरने वाली गाड़ियों पर दिखा। ऐसी ही तस्वीर बीडी मार्ग की दिखी, जहां सड़क दरिया बनी तो बच्चे उसमें डुबकी लगाने और किलकारियां भरने कूद पड़े। ये तो आम लोगों के इलाके ठहरे, लेकिन खास लोगों के इलाकों का भी हाल कुछ अलग नहीं रहा। झमाझम बारिश की वजह से देश पर सबसे ज्यादा वक्त तक राज करने वाली पार्टी कांग्रेस के दफ्तर से लेकर गुजरात भवन तक सड़कों पर जलभराव दिखा। पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर और उसके आसपास चीफ ऑफ एयर स्टाफ का भी यहाँ निवास है, रेजिडेंस है, उसके बाहर भी पानी जमा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, इतना जल कभी भी जमा नहीं होता है। लोग यहाँ पहुँचे जरूर हैं, एनडीएमसी के लोग, ताकि जल जमाव की स्थिति को खत्म किया जाए। लुटियन जोन में ही सेना भवन के पास भारी जल भराव की वजह से ट्रैफिक जैम हो गया। बारिश की जिन बूंदों ने देश की राजधानी दिल्ली की एजेंसियों के सामने आईना रखा, उसी बारिश का असर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर भी नजर आया। मुंबई में बारिश की वजह से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लंबा जैम लग गया। बताया गया कि मुंबई में भी काली घटाओं की वजह से दिन में भी शाम जैसा आभास होने लगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भी आने वाले 3 दिनों तक इसी तरह तेज बारिश हो सकती है। भादों में बादल महाराष्ट्र के कई इलाकों में जमकर बरसे, इतना कि जलगांव जिले का 40 गांव इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया। यही नहीं, 40 गांव में बाढ़ की वजह से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। 40 गांव और जलगांव इलाके में भारी बारिश की वजह से जमीन खिसक गई, जिसका मलबा सड़कों पर आ गिरा। इस वजह से सड़क बंद हो गई और लंबा जैम लग गया। भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के ही औरंगाबाद इलाके की कई नदियां उफान पर आ गईं। यहाँ के निचले इलाकों में पानी भर गया और इस दौरान एक मंदिर में भी पानी घुस गया। मंदिर में अचानक पानी आने से पुजारी का परिवार फंस गया, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद निकाला जा सका।
मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 घंटे में मुंबई सहित कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और मध्य महाराष्ट्र के नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र के कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। मराठवाड़ा में भी 1-2 जगह पे मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। दक्षिण गुजरात के भी कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। भारी बारिश की वजह से दक्षिण गुजरात के वापी और वलसाड़ के निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। जलभराव की ऐसी ही तस्वीरें बिहार के छपरा में भी दिखी, जहां डाबरा नदी में उफान की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। बताया गया कि असोइया रोड पर 2 फीट पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से लोगों का बाहर निकलना भी दूभर हो गया। पश्चिमी चंपारण के लौरिया में सिकरहना नदी ने कहर का रूप धारण कर लिया है। लौरिया में नदी का पानी सड़कों तक पहुंचा तो 2 लोग बाइक सहित पानी में बहते दिखे। हालांकि स्थानीय लोगों ने जान पर खेलकर इन लोगों को बचा लिया। इस वक्त देश के बड़े हिस्से में होने वाली बारिश को बेमौसम बारिश नहीं कहा जा सकता। बारिश तय वक्त पर हो रही है और मौसम विभाग इसकी सटीक भविष्यवाणी भी करता रहा है, लेकिन अब बारिश को अगर कहर की तरह देखा जा रहा है तो इसकी वजह हमारी तैयारियों में कमी है। इधर महाराष्ट्र में कल से दही हांडी उत्सव पर शुरू हुआ सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि बीजेपी और एमएनएस दही हांडी उत्सव मनाने पर अड़ गए हैं। राज्य सरकार की पाबंदी के बावजूद एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने कई जगह दही हांडी उत्सव मनाया और मटकी भी फोड़ी। महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने दही हांडी उत्सव पर रोक लगाई तो राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने इसका विरोध करने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का इलाका ही चुन लिया। एमएनएस नेता अखिल चित्रे अपने समर्थकों के साथ मातोश्री के पास पहुंचे और मटकी फोड़ी। बीजेपी और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी उत्सव मनाने का ऐलान पहले ही कर दिया था, जिसके बाद आज सुबह एमएनएस के कार्यकर्ता मुंबई के साकीनाका इलाके में मटकी लेकर पहुंचे। दही हांडी उत्सव को रोकने के लिए वहां पुलिस भी पहुंची तो एमएनएस के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। कुछ देर तक हुए हंगामे के बाद पुलिस ने एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और मटकी को उतार दिया। एमएनएस ने कल ही ऐलान कर दिया था कि वो दही हांडी उत्सव मनाकर ही रहेगी, जिसके बाद रात के वक्त कई जगहों पर मटकी फोड़ी गई। इसके कुछ वीडियो राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने शेयर करके राज्य सरकार की पाबंदी को न मानने का सरेआम ऐलान कर दिया। एमएनएस ने वर्ली, पनवेल, दादर, मुलुंड और मालाबार हिल में दही हांडी उत्सव मनाया। सरकार की सख्ती और दही हांडी पर पाबंदी के बावजूद जब उत्सव मनाया गया तो पुलिस ने एमएनएस के 4 कार्यकर्ताओं के खिलाफ वर्ली में केस दर्ज कर लिया। थर लावू नका, हे लावू नका, मग कशाने फोडायची? खुर्चीवर उभं राहून फाटीने फोडायची? अरे तुम्हाला रस नसेल, लोकांना रस आहे त्याच्यात। ज्यांना करायचं ते करतील, ज्यांना नाही करायचं नाही करणार। उधर विलेपार्ले में लड़कियों के एक ग्रुप ने मटकी फोड़कर दही हांडी उत्सव मनाया, लेकिन दावा किया गया कि उन्होंने कोरोना की गाइडलाइंस को मानते हुए कम लोगों के साथ आयोजन किया। थर नहीं लगाए हैं, हम लोग ने थर नहीं लगाए, हमने नॉर्मली सीढ़ी का वापर किया है और नॉर्मली दही हांडी का हमने पूजा अर्चा की है और किधर भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं किया है। हमारे टीम में 200 से 250 लड़कियाँ हैं, मगर हमने इतनी सी लड़कियों में ये किया है दही हांडी फोड़ी। तो हमने पुलिस का भी रिस्पेक्ट रखा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस दी है वो ही फॉलो की है हमने। उन्होंने बोला कि थर नहीं रचने चाहिए। बीजेपी भी दही हांडी उत्सव मनाने पर अड़ी रही। बीजेपी नेता राम कदम ने गोविंदा पथकों के साथ घाटकोपर पुलिस स्टेशन जाकर दही हांडी उत्सव मनाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद उनके घर के पास पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस की सख्ती को देखते हुए राम कदम ने घर पर ही मटकी फोड़कर दही हांडी उत्सव मनाया। महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने पुलिस के द्वारा हम दही हांडी का उत्सव नहीं मनाए, इसके लिए ये नोटिस दी है। सरकार हमें विरोध कर रही है, हम कोई भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहते। हम घाटकोपर पुलिस थाने कृष्ण और राधा के साथ गोविंदा पथक के साथ पहुंचेंगे, मटकी को लेकर के पहुंचेंगे और ठाकरे सरकार को मजबूर करेंगे कि वे हमें अनुमति दे। इस बीच केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और बीजेपी विधायक नितेश राणे ने शिवसेना विधायक भास्कर जाधव के बेटे विक्रांत जाधव ने भी एक वीडियो जारी कर सियासत की आहुति डाली। इस वीडियो में विक्रांत जाधव एक मंदिर में पूजा करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो के साथ नितेश राणे ने सवाल उठाया कि आम जनता के लिए मंदिर बंद और नेताओं के बेटों के लिए मंदिर खुले कैसे? यही सवाल एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भी उठाए।
दही हांडी पर जारी सियासत के बीच बीजेपी मंदिर खोले जाने की मांग पर भी कायम रही। पुणे में बीजेपी के कुछ नेता और कार्यकर्ता जबरदस्ती एक गणपति मंदिर में घुस गए और वहां आरती की। जो वीडियो सामने आया उसमें महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल आरती करते दिखाई दिए। इससे पहले कल भी बीजेपी ने महाराष्ट्र के कई शहरों में मंदिर खोलने की मांग के साथ प्रदर्शन किया था, जिसमें पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार भी शामिल थे। पुलिस ने उनके और उनके साथ मौजूद करीब 40 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने के मुद्दे को लेकर बीजेपी के साथ साथ अब राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने भी आंदोलन करना शुरू कर दिया है। बीजेपी और एमएनएस ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि उनकी सरकार हिंदू विरोधी है। जिस तरीके से पूरे राज्य में मंदिर को खोलने को लेकर आंदोलन चल रहा है, उसके बाद ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। बीजेपी और एमएनएस सरकार के खिलाफ सुर में सुर मिलाते दिखे तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी किसी पार्टी का नाम लिए बिना विपक्ष पर हमला बोल दिया। कोरोना विरुद्ध आहोत आणि म्हणून मी नेहमी सांगतो की आंदोलन ज्यांना करण्याची खुमखुमी आहे त्यांनी आंदोलन कोरोना विरुद्ध करा। काही लोक जबाबदार किंवा बेजबाबदारपणाने वागतायत, त्यांच्याबद्दल मला काही न बोललेलं बरं। दही हांडी और मंदिर खोलने के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। राज्य सरकार ने लॉकडाउन में पाबंदी पर नरमी बरती है और कई सुविधाओं को खोल दिया है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए मंदिर खोलने और भीड़ जुटने वाले आयोजनों की इजाजत देने से सरकार बच रही है। यही वजह है कि वो विपक्ष के निशाने पर है। कोरोना के चलते महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी उत्सव मनाने की इजाजत नहीं दी, तो इस मुद्दे पर विपक्ष और सरकार पक्ष आमने सामने हो गए हैं। केंद्र सरकार ने भी कोरोना संकट को देखते हुए महाराष्ट्र को खास तौर पर त्योहार के मौके पर सावधानी बरतने की सलाह दी थी, लेकिन जब सरकार ने दही हांडी पर पाबंदी लगाई तो इस पर सियासत तेज हो गई। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी के बयान पर बवाल मच गया है। अरशद मदनी ने कहा है कि लड़के और लड़कियों को पढ़ाई अलग अलग करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने गैर मुस्लिमों से भी इस बात की अपील की है कि को एजुकेशन से वो परहेज करें। मदनी के इस बयान को लेकर जहां कई मुस्लिम धर्मगुरु सही बता रहे हैं, तो वहीं सियासी गलियारों में मदनी के बयान को तालिबानी करार दिया गया है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख अरशद मदनी के एक बयान ने अच्छा खासा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। कार्य समिति की एक बैठक में मौलाना अरशद मदनी ने खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की कि लड़के और लड़कियों के लिए अलग से कॉलेज खोले जाएं, ताकि उन्हें धार्मिक शिक्षा भी दी जा सके। मौलाना की दलील है कि कुछ गैर मुस्लिम लड़के मुस्लिम समुदाय की लड़कियों से संगठित तौर पर शादी कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। अब ये भी समझिए कि आखिर मौलाना अरशद मदनी लड़के और लड़कियों की अलग अलग पढ़ाई की वकालत क्यों कर रहे हैं। दरअसल जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि ऐसी मुस्लिम लड़कियों की तादाद बढ़ रही है जो अपना धर्म छोड़ रही हैं। मौलाना अरशद मदनी के मुताबिक ऐसी लड़कियां अपना धर्म इसलिए छोड़ रही हैं क्योंकि उन्हें अपने धर्म का सही ज्ञान नहीं है, और यही ज्ञान अब जमीयत उलेमाए हिंद बांटना चाहती है। इस तरीके से आग और लकड़ी एक जगह रहने के बाद उसमें आग पैदा होगी, इसी तरीके से एक नामहरम मर्द और एक नामहरम औरत के जमा होने के बाद वो सब कुछ होगा जो दुनिया में हो रहा। हमारे संविधान ने कहा है कि हर शख्स को उसकी मजहबी आज़ादी हासिल है, वो अपने मजहब पर अमल कर सकता है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना मदनी के बयान पर घमासान मचना तय था, लिहाजा सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि खुद मुस्लिम धर्म गुरु और उर्दू लैंग्वेज प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन उनके बयान पर क्या कहते हैं। देखिए, हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब मुल्क की एक बहुत अहम और जिम्मेदार शख्सियत हैं और मुझे लगता है कि जो बात उन्होंने कही है वो बहुत संजीदगी के साथ कही है। एजुकेशन के सिलसिले में और औरतों की और को एजुकेशन के सिलसिले में जिस तरीके की बात उन्होंने कही है उस पर गौर करने की ज़रूरत है। मौलाना अरशद मदनी साहब के उस बयान से मैं हरगिज़ इत्तफाक नहीं करता हूँ कि लड़कियों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने के बजाय गर्ल्स स्कूल और गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाना चाहिए। इससे किसी भी मसले का हल मुमकिन नहीं है। वहीं इस मुद्दे पर सामाजिक कार्यकर्ता और राज्य महिला आयोग भी मुखर होकर सामने आ गया है।
स्टेटमेंट का बहुत सख्त अल्फाजों में इसको कंडेम करना चाहिए और इसको कोई नहीं सुनने वाला, उनके इस राय को कोई नहीं एक्सेप्ट करने वाला है। ओलंपिक से लेकर हर जगह गोल्ड मेडल लेकर आ रही हैं, वहाँ पर यह सोच दकियानूसी विचारधारा और महिलाओं को दबाने वाली मानसिकता को दर्शाता है। वैसे जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद ने ये बयान सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही नहीं दिया, उन्होंने गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी इस बात की अपील की है कि गैर मुस्लिमों में भी लड़के और लड़कियों को अलग अलग पढ़ाया जाना चाहिए। इस बात को लेकर विश्व हिंदू संगठन की तरफ से बेहद तीखी प्रतिक्रिया आई है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने जहां इसे तालिबानी सोच करार दिया। इस्लाम की सोच महिलाओं, बच्चियों और गैर मुसलमानों के प्रति कैसी हो सकती है, ये उन्होंने स्पष्ट तौर पर उजागर कर दिया। अब मुस्लिम समाज को सोचना है कैसे लोगों को अपना नेता या आदर्श कब तक मान के रखेंगे। वहीं बीजेपी के तमाम नेताओं ने भी मौलाना अरशद मदनी को उनके बयान पर घेर लिया। भारत को कोई अफगानिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा। भारत के अंदर तालिबानी सत्ता नहीं है। यहाँ भारत के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार है और यहाँ जिस प्रकार से दुनिया आगे बढ़ रही है, भारत भी आगे बढ़ेगा। ये हिंदुस्तान जो है वो संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं चलता। और जो लोग शरीयत के डंडे को चला करके संविधान की मूल भावना पर हमला करने की कोशिश करते हैं, वो कभी सफल नहीं होंगे। बहुत शर्मनाक बयान है जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से, और इससे शर्मनाक बयान नहीं हो सकता। ये तालिबानी विचारधारा को साफ दर्शाता है कि जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है। उधर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी मौलाना अरशद मदनी के बयान से किनारा कर लिया है। देखिए जो है दोनों ही जो है को एजुकेशन भी हमारी एजुकेशन जो है शिक्षा प्रणाली है, उसमें अहम स्थान है को एजुकेशन का भी। देखिए मदनी साहब क्या बोल रहे हैं, उनका अपना संगठन है, धार्मिक संगठन है, लेकिन दुनिया बहुत आगे चली गई। हम लोग बेटी में बेटे को देखते हैं। इससे पहले मौलाना अरशद मदनी ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर चिंता जाहिर की थी। साथ ही उन्होंने राजनीतिक दलों से इसके खिलाफ खड़े होकर कानून बनाने की भी मांग की। मॉब लिंचिंग जैसे मुद्दों को उठाने वाले जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने जैसे ही शिक्षा पर बंटवारे की बात कही, वैसे ही वो सियासी दलों समेत सामाजिक संस्थाओं के निशाने पर आ गए। रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक बिल्डर्स को अपने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के 2 टावर्स गिराने का आदेश दिया है। ये दोनों टावर नोएडा के सेक्टर 93 में है। सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट में बनाए गए हैं। नोएडा के सेक्टर 93 में खड़े ये दोनों वही टावर हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने गिराने का आदेश दिया है। 42 मंजिलों वाले इन टावरों में 950 फ्लैट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुपरटेक की नोएडा अथॉरिटी के अफसरों के साथ साठगांठ है। इसी साठगांठ के जरिए गैर कानूनी तरीके से दोनों टावर बनाए गए थे। शीर्ष अदालत ने कहा कि 2 महीने में कंपनी खरीदारों का पैसा लौटाए। खरीदारों का पैसा 12% ब्याज दर से लौटाना होगा। साथ ही 3 महीने के भीतर दोनों टावर गिराने होंगे और टावर गिराने का खर्च सुपरटेक कंपनी को खुद उठाना होगा। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो मेरे हिसाब से ज़्यादा इस बुनियाद पर बेस्ड है कि नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक के बीच में कोई साठगांठ थी, जबकि बिल्कुल भी नहीं था। एक वकील के बहस में वो जो भी पॉइंट अपने विषय उसमें समझता है, विवेक में समझता है, वो आर्ग्यू करता है। और नोएडा के काउंसिल ने भी यही किया। मैं रविंद्र कुमार को बहुत सालों से जानता हूँ, वो कभी भी किसी बिल्डर को सपोर्ट करने का आर्गुमेंट नहीं करेंगे अगर वो खुद सेटिस्फाइड नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों को भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अथॉरिटी और बिल्डर दोनों मिलकर गैर कानूनी काम कर रहे हैं। पैसों के बल पर बिल्डर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। साथ ही गैर कानूनी अतिक्रमण और कंस्ट्रक्शन का जो कारण है वो भी इन दोनों का ही गठजोड़ है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को RWA को 2 करोड़ रुपए देने का भी आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब नक्शा पास हुआ था तब ये दोनों टावर अप्रूव नहीं हुए थे। बाद में नियम तोड़कर ये टावर बनाए गए। अदालत ने 3 अगस्त को पिछली सुनवाई में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। और इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2014 में दोनों टावरों को अवैध करार देते हुए ढहाने का आदेश दिया था और साथ ही अथॉरिटी के अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए कार्रवाई करने की बात भी कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर अपील के दौरान रोक लगा दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी टावर गिराने का आदेश दिया है।
और इसी के साथ ही डंके की चोट में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों का सुपर प्राइम टाइम बुलेटिन 100 बात की एक बात किशोर अजवानी के साथ देखिए अब।